हेलो, गुड मॉर्निंग सब लोगों को। साकेत आईएएस के सभी यूट्यूब व्यूअर्स के लिए ARO 2023 स्पेशल जो हम लोग प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था का आज प्रैक्टिस सेट 5 पर हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके माध्यम से हम बहुत इंपॉर्टेंट भारतीय अर्थव्यवस्था के 20 क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। और ये जो क्वेश्चन सेट आपके लिए लेके जा रहे हैं, ये बहुत ही सेलेक्टिव प्रश्न हैं। ये वो प्रश्न हैं जो ज़्यादातर परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और इसीलिए हमें ये उम्मीद है कि ARO एग्जाम में भी इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट होंगे या इनसे नए प्रश्न बनेंगे। इसीलिए हम व्याख्या के साथ इनके हल आपको बता रहे हैं, तो इनका फायदा उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर कीजिए और इनकी प्रैक्टिस जितने ज़्यादा बार आप करेंगे, आपके आंसर तो क्लियर होंगे ही, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के ARO स्पेशल प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को हम लोग शुरू करते हैं और इसको आप भी अपनी तरफ से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। अगर किसी प्रश्न का उत्तर आप हमसे पहले दे पा रहे हो तो फटाफट इसको आप अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए, इसका मैसेज दीजिए, हम उसको चेक करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से देखें इसको। और जब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया करें तो उस समय एक नोटबुक और पेन जरूर ले लिया करें, क्योंकि इनकी जो हम व्याख्या करते हैं, ये व्याख्या केवल रिकॉर्डेड है और उसमें से व्याख्या के वो पार्ट जो कि आने वाले समय में आपके काम आने वाले, उनको वहीं पर पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कर लिया करें। तो सोचिए कि आपके पास हर सेट से 20 क्वेश्चन के नोट्स तैयार हो जाएंगे और ऐसे में कितने सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे, इसका आप अंदाज लगा सकते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारे बोर्ड पर, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? किसका मुख्यालय पूछा है? सिडबी का। सिडबी क्या है? SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी वित्तीय संस्था है जो लघु उद्योगों के लिए वित्त की सुविधा उपलब्ध कराती है। और लघु उद्योगों में क्या क्या आता है? इसमें आता है माइक्रो, स्मॉल एंड मिडिल, यानी कि MSME जो सेक्टर होता है हमारा। MSME सेक्टर का मतलब क्या है? माइक्रो, स्मॉल एंड मिडिल इंटरप्राइजेज। तो MSME सेक्टर के लिए सिडबी लोन प्रोवाइड कराता है और इसी उद्देश्य से सिडबी की स्थापना 1990 में की गई थी। और यह स्थापना जब की गई तो इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? A कानपुर, B लखनऊ, C गाजियाबाद, D उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर इज B लखनऊ। 1990 में सिडबी की स्थापना लखनऊ में की गई थी और इसकी स्थापना के पीछे जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि जो लघु उद्योग हैं, जो छोटे उद्योग हैं, जो माइक्रो इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए अलग से फंड उपलब्ध कराने के लिए एक बैंक की आवश्यकता थी। इसी उद्देश्य से 1990 में सिडबी की स्थापना की गई और इसका मुख्यालय लखनऊ में बनाया गया। ये इसका उद्देश्य है। देखिए, सरकार जो लघु और छोटे उद्योगों को, ये जो MSME है, ये सरकार ने भारतीय संसद के आधार पर कानून बनाया, अधिनियम बनाया, MSME एक्ट। और इस MSME एक्ट में ये बताया कि कौन से उद्योग माइक्रो हैं, कौन से उद्योग लघु हैं, कौन से उद्योग जो हैं वो इस मिडिल सेक्टर के हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे देश में जो उद्योगों का बंटवारा किया गया है वो 3 भागों में किया गया है। वो उद्योगों का बंटवारा जो किया गया है, वास्तव में उसका आधार क्या है? उन उद्योगों में किया गया निवेश। तो उसको 2 हिस्से में पहले बांटा गया, एक लघु उद्योग और दूसरा दीर्घ उद्योग। लघु उद्योग क्या होते हैं? लघु उद्योग वे होते हैं जो कि छोटे स्तर पर संचालित किए जाते हैं और दूसरे क्या होते हैं? दीर्घ उद्योग या बड़े उद्योग। तो इन्हें अलग करने के लिए जो निवेश सीमा होती है कि किस व्यापार में कितनी पूंजी निवेश की गई है, उसी के आधार पर उद्योगों का विभाजन किया गया है। और लघु उद्योगों को 3 हिस्से में बांटा गया है। पहला माइक्रो, दूसरा स्मॉल और तीसरा मीडियम। ठीक है, तो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम यानी कि लघु
अति लघु या लघु, सूक्ष्म और मध्यम आकार के उद्योगों को एमएसएमई सेक्टर के अंतर्गत रखा जाता है। और एमएसएमई सेक्टर के लिए सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है फंड की, क्योंकि ये वो उद्योग लोग होते हैं जिनके पास पर्याप्त फंड नहीं होता, लेकिन लघु उद्योगों का अर्थव्यवस्था में रोजगार देने की दृष्टि से, निर्यात की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो सरकार द्वारा इन छोटे उद्योगों को, लघु उद्योगों को अलग से वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सिडबी की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये थी इस प्रश्न की व्याख्या। बाकी इनकी व्याख्या की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये तो शहरों के नाम हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये जो 4 घटनाएं हैं आपकी स्क्रीन पर, इन 4 घटनाओं को क्रम के आधार पर लगाने के लिए पूछा गया है। सबसे पहले कौन सा कार्य हुआ, फिर उसके बाद कौन सा, इस तरह से क्रमबद्ध तरीके से आपको कूट के आधार पर चुनना है। तो पहला पॉइंट इसमें क्या लिखा हुआ है, नाबार्ड की स्थापना। दूसरा, स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम। तीसरा, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। और चौथा, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास की, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। तो इन चारों संगठनों की स्थापना का समय अगर हम इनके सामने लिख दें तो इनका हम काल क्रमानुसार व्यवस्था बना सकते हैं और कूट के आधार पर उत्तर चुन सकते हैं। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई? नाबार्ड जो है, नाबार्ड है क्या? देखिए, नाबार्ड एक ऐसी संस्था है जो ग्रामीण क्षेत्र में वित्त प्रदान करने वाली जितनी भी संस्थाएं हैं उनको रेगुलेट करती है। और इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था शिवरामन कमेटी। तो शिवरामन कमेटी की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी। स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम, इससे क्या मतलब है कि जो स्वयं सहायता समूह या सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं इनको बैंकों से जोड़ा गया और बैंकों से ये स्वयं सहायता समूह, यानी कि जब कुछ लोग मिलकर के अपना कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो बैंक से ये लोन ले सकते हैं सामूहिक रूप से और उससे अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। तो जो स्वयं सहायता समूह होते हैं इनको बैंकों से लिंक करने की जो योजना भारत सरकार ने चलाई वह कब चलाई? 1992 में, 1992 में चलाई। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का मतलब क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है इसके माध्यम से किसानों को क्रेडिट कार्ड दिया जाता है ताकि ये किसान अपने खेती में उपयोगी वस्तुओं को खरीद सकें, जैसे खाद है, बीज है या अन्य सामान है, और खेती होने के बाद, फसल तैयार होने के बाद बैंक से लिया गया ये जो पैसा है इसको चुका सकें। लेकिन यह पैसा कार्ड के रूप में मिलता है और इस कार्ड को किसान क्रेडिट कार्ड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसानों की जो जमीनें हैं उसके आधार पर इसकी लिमिट तैयार की जाती है। तो किसान इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अपनी खेती योग्य जो वस्तुएं हैं उनको खरीद करके काम करता है और फसल तैयार होने पर बैंक का पैसा चुका देता है। यह जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना है यह नाबार्ड के नेतृत्व में संचालित की जा रही है और इसका समय है शुरू होने का 1998। बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो तारीखें हम यहाँ पर लिख रहे हैं इनको नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू की गई और अगर आपसे पूछा जाए कि यह योजना किसने शुरू की तो यह योजना शुरू की नाबार्ड ने। ठीक है, यह योजना नाबार्ड ने शुरू की क्योंकि नाबार्ड की जिम्मेदारी है कि ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी कृषि संबंधी जो लोन हैं, जो संस्थाएं लोन प्रदान करती हैं उनको आपस में कोऑर्डिनेट करना और उनको वित्त की सुविधा उपलब्ध कराना, ये नाबार्ड का कार्य है। तो इसी के तहत नाबार्ड ने 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना का आरंभ किया था। अगला है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई? 1975 में। क्या करते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक? एक तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को शॉर्ट में हम लोग आरआरबी कहते हैं। ठीक है, रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी। ये इनका क्या काम है? ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को और सभी व्यक्तियों को लोन उपलब्ध कराना, ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्य है। कुछ लोगों को लगता है कि ये केवल किसानों को ऋण देते हैं, ऐसा नहीं है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसानों के साथ साथ सामान्य कार्य के लिए भी कर्ज देते हैं, लेकिन इनकी प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्र होती है
इसीलिए इनके नाम के साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शब्द लगा हुआ है। तो अब इनकी तारीखें हमारे पास आ गई। प्रश्न पूछा है कि निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें क्रमानुसार लगाइए। तो इस क्रम के अनुसार जिसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी उसे सबसे ऊपर रखते हैं। चलिए देखते हैं किसकी स्थापना पहले, 1982, 1992, 1998, 1975। तो सबसे पहले 1975 यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी, तो सबसे पहले 4 आना चाहिए। अब हमारे कूट के ऑप्शन ए में 4 है पहला और ऑप्शन बी में भी 4 है, तो हमें एक और आगे देखना होगा। दूसरे नंबर पर क्या आता है, 1975 के बाद आता है 1982। तो सेकंड नंबर पर नाबार्ड की स्थापना हुई, तो 4 के बाद होना चाहिए 1 यहां दिखाई दे रहा है, यहां पर 2, तो ये वाला नहीं हो सकता। अब धीरे धीरे हम श्योर होते जा रहे हैं कि हमारा आंसर ए होगा। इस तरह से प्रश्नों के उत्तर देने की ट्रिक आपको सीखनी होगी कि कैसे हम जानें कि इन 4 में से कौन सा ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। तो हमने 2 देख लिए, नाबार्ड और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अब हम तारीख के हिसाब से देखते हैं कि तीसरा कौन सा था। तीसरा था 1992 में स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम, तो तीसरे स्थान पर दूसरा पॉइंट रखा जाएगा। और चौथा किसान क्रेडिट कार्ड योजना सबसे अंत में 1998 में शुरू हुआ, तो राइट आंसर इज ए 4, 1, 2, 3। बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे प्रश्नों के उत्तर देकर के ही आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि इन प्रश्नों में जो जल्दबाजी करता है उसका प्रश्न गलत हो जाता है। बहुत ही इत्मीनान के साथ इस तरह से रफ वर्क करके पहले उनकी तारीखों को ध्यान में रख करके, और यहां पर ये डेट्स आपको हमेशा याद रखनी पड़ेंगी। अगला प्रश्न, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का हाल ही में किए गए एकीकरण का अनेक लाभ लक्षित है। आप देखते हैं बहुत सारे बैंकों को आपस में मिला दिया गया, खासतौर से जो सार्वजनिक बैंक हैं, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, इनको आपस में मर्ज कर दिया गया है। और इसका क्या कारण है, क्या लाभ है, सरकार ऐसा क्यों कर रही है, ये प्रश्न आपसे पूछा है। तो चलिए पहले प्रश्न के ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे कि बैंकों का ये विलय, ये एकीकरण क्यों कर रही है सरकार, आरबीआई, इसके पीछे क्या कारण है। पहला है, देखिए 4 कारण बताए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से सही हैं। पहला, पैमाने की मितव्ययता। दूसरा, पूंजी तक आसान पहुंच। तीसरा, व्यापक भौगोलिक क्षेत्र तक विस्तार। चौथा, विश्व स्तरीय आकार के बैंक। अब इसमें जो इसका मतलब है वो समझिए कि ये जो पैमाने की मितव्ययता है, इसका मतलब है कि जब बैंकों को आपस में मर्ज कर दिया जाता है तो उनका जो खर्चा है वो कम हो जाता है। जैसे अगर 4 बैंकें अलग अलग काम कर रही हो तो उनका खर्चा अलग अलग आता है, चाहे वो स्टाफ का खर्चा हो, चाहे वो बिल्डिंग का खर्चा हो, यानी कि जो मेंटेनेंस का खर्चा आता है वो 4 बैंकों का ज्यादा आता है। अगर उन 4 बैंकों को आपस में मिलाकर के एक कर दिया जाए तो उसका जो खर्चा है वो कम आएगा। तो मितव्ययता को ध्यान में रख करके भी काम किया गया। तो एक लाभ ये होगा कि जब बैंकों का मर्जन कर दिया जाएगा, एकीकरण कर दिया जाएगा, तो खर्चे में कमी आएगी। दूसरी, पूंजी तक आसान पहुंच, यानी कि जो पब्लिक है वह पूंजी तक आसान पहुंच हो जाएगी, क्योंकि जब बैंकें आपस में मर्ज हो जाएंगी तो उनका एक बड़ा नाम होगा, प्रचार होगा और उन तक जनता की आसान पहुंच होगी। इससे भी बैंकों को भी और जनता को भी लाभ होगा। तीसरा होगा व्यापक भौगोलिक क्षेत्र तक विस्तार, यानी कि जब बैंकें एक हो जाएंगी तो इनकी अलग अलग शाखाएं खोल करके दूर दराज में इनकी स्थापना की जाएगी, और ऐसे में जनता पर, इनका जो जनता है उनका इन पर भरोसा बढ़ेगा और विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों तक बैंकों का विस्तार होगा। और सबसे बड़ा लाभ, विश्व स्तरीय आकार के बैंक बन जाएंगे। देखिए, किसी क्षेत्र के, किसी देश के आर्थिक विकास के लिए उस देश के बैंकों का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। तो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए हम कह सकते हैं कि इनमें सुधार की बहुत जरूरी है। और आपको बता दें, इसको नोट कर लेना पॉइंट को, कि भारत में बैंकों के सुधार के लिए 7 सूत्री कार्यक्रम चलाया गया, जिसे इंद्रधनुष योजना कहा गया। क्या कहा गया? इंद्रधनुष योजना। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इंद्रधनुष योजना। इसी इंद्रधनुष योजना से मिलती जुलती एक और योजना भारत में पहले से चल रही थी, जिसे मिशन इंद्रधनुष कहते थे। मिशन इंद्रधनुष का मतलब बच्चों के टीकाकरण से है। 7 प्रकार की जानलेवा बीमारियों से बच्चों को बचाने के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत मिशन इंद्रधनुष चलाया गया था। लेकिन इंद्रधनुष योजना का संबंध बैंकों में 7 प्रकार के सुधार करने से संबंधित है, और यह इंद्रधनुष योजना भारत के सार्वजनिक बैंकों में सुधार करने के लिए चलाया गया था।
ठीक है, क्योंकि भारत के सार्वजनिक बैंक की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है, जबकि प्राइवेट बैंक ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। चाहे बैंकों की परफॉर्मेंस हो, चाहे बैंकों के घाटे हो, चाहे बैंकों के एनपीए हो, एनपीए क्या है, फंसे हुए कर्ज हो, इन सब के मामले में हमने देखा है कि प्राइवेट बैंकों की स्थिति सार्वजनिक बैंकों से ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि सार्वजनिक बैंकों में भ्रष्टाचार बहुत होता है, लेट लतीफी बहुत होती है, ओवरलैपिंग बहुत होती है, और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सार्वजनिक बैंक हैं जिनमें वर्षों से कोई सुधार नहीं हुआ है, इसीलिए इनका आपस में विलय करके इन पर फोकस किया जा रहा है। तो ये इंद्रधनुष योजना का ही एक भाग है। तो कुल मिलाकर के भारत में अगर सार्वजनिक बैंकों का एकीकरण होगा तो बड़े बड़े बैंक होंगे, भले ही सार्वजनिक बैंकों के नंबर कम होंगे, लेकिन उनका आकार जो होगा, उनका जो साइज होगा बैंक का, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर का होगा। और भारत के सार्वजनिक बैंक जब अंतरराष्ट्रीय स्तर के होंगे तो वो अंतरराष्ट्रीय बैंकों से कंपटीशन कर पाएंगे और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को भारत में आकर्षित कर पाएंगे। तो इस प्रकार से 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं, क्योंकि बैंकों के एकीकरण से ये सारे लाभ होने वाले हैं। तो उत्तर क्या होगा? डी, 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत पूछा जाता है ये प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से भारत में विमुद्रीकरण का कौन सा औपचारिक उद्देश्य नहीं था? आप जानते हैं भारत सरकार ने विमुद्रीकरण किया। विमुद्रीकरण क्या होता है? विमुद्रीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं डीमोनेटाइजेशन। ठीक है, इस विमुद्रीकरण में क्या किया था सरकार ने? नवंबर 2016 में। कब हुआ था विमुद्रीकरण? नवंबर 2008 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री मोदी ने टीवी पर एक संदेश दिया कि आज रात 12 बजे के बाद 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे। तो ये क्या था? विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण में जो वर्तमान मुद्रा है उसका मूल्य समाप्त करके नई मुद्रा चलाई जाती है। तो ऐसा ही भारत में किया गया। पूछा जा रहा है कि इस विमुद्रीकरण का उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो विमुद्रीकरण का उद्देश्य क्या था? 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए, अर्थव्यवस्था में नकदी की मात्रा को कम करना, यानी कि सरकार ने इसलिए विमुद्रीकरण किया कि अर्थव्यवस्था में जो कैश फ्लो है, जो नकदी है, उसकी मात्रा को कम किया जा सके। दूसरा है, सम व्यवहार के अंकीय तरीकों का अधिक उपयोग किया जा सके, यानी कि आपस में पैसे के लेन देन में डिजिटल तरीकों का प्रयोग किया जा सके। तीसरा, कर आधार को बढ़ावा देना। और चौथा, जीडीपी की विकास दर में वृद्धि करना। आपसे पूछा गया है कि कौन सा विमुद्रीकरण का उद्देश्य नहीं था। प्रश्न को देखते समय सबसे पहले ये देख लें कि बताना क्या है, उद्देश्य था या नहीं था। तो यहां पर पूछा है नहीं था, यानी कि इन 4 में से 3 पॉइंट ऐसे हैं जो कि विमुद्रीकरण के उद्देश्य थे, 1 पॉइंट ऐसा है जो विमुद्रीकरण का उद्देश्य नहीं था। और तो जो पॉइंट इसके लाभ में शामिल नहीं है वही आपका उत्तर है। ठीक है, तो इसको देखिएगा कि इनमें से कौन से 3 हैं जो विमुद्रीकरण के लाभ को पहुंचाते हैं या विमुद्रीकरण के लाभ देते हैं। तो अर्थव्यवस्था में कैश फ्लो को कम करना, बिल्कुल ये उद्देश्य था, क्योंकि सरकार ये जानती है कि जब अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रयोग ज्यादा होता है, यानी कि हम जब सारे काम लेन देन खरीदारी से लेकर के सब कुछ नगद में करते हैं तो नगदी का लेन देन ज्यादा हो जाता है। और जहां जिस अर्थव्यवस्था में नगदी का फ्लो ज्यादा होता है वहां घूसखोरी और भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जितने भी काले धंधे किए जाते हैं उनमें हमेशा नगद रुपया का इस्तेमाल होता है, नगदी का इस्तेमाल होता है। कैश में अगर आप कोई व्यापार कर रहे हो, कोई लेन देन कर रहे हो और सामने वाला आपसे नगद में पैसा मांगे, कैश में पैसा मांगे, तो समझ लो जरूर वो कुछ काले धंधे में शामिल है। या तो वो टैक्स चोरी करता है या वो उस पैसे को गलत तरीके से छुपा के रखेगा। तो ये सारी चीजें नगदी के कारण उत्पन्न होने वाली आर्थिक समस्याएं हैं। तो सरकार को विमुद्रीकरण के द्वारा अर्थव्यवस्था में नगदी की मात्रा कम करने के बारे में सरकार ने सोचा कि नगदी की मात्रा कम होगी तो अर्थव्यवस्था में जो काला धन है, जो ब्लैक मनी है, उसकी समस्या में कमी आएगी। दूसरा उद्देश्य क्या था? परस्पर व्यवहार में डिजिटल तरीकों का प्रयोग करना। यह भी सही है, यानी कि आपस
में, लेन देन में, पेमेंट में डिजिटल तरीके का ऑनलाइन ट्रांसफर, जैसे अगर आपको मुझे पैसे देने हैं, फीस करनी है, पे करनी है, तो आप कैश न दे करके उसे मेरे अकाउंट में डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। जब आप मुझे डिजिटली ट्रांसफर करेंगे तो मेरे अकाउंट में वो मेरी इनकम शो हो गया, अब मुझे टैक्स देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपने मुझे कैश दिया होता तो उसको हम छुपा लेते और उस पर सरकार को टैक्स नहीं देते, तो इससे काले धन को बढ़ावा मिलेगा और सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा। इसलिए डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देकर के सरकार टैक्स चोरी को रोकना चाहती है, काले धन के व्यवहार को रोकना चाहती है। तो डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना भी विमुद्रीकरण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। कर आधार को बढ़ावा देना यह भी था, क्योंकि जब नकदी की मात्रा, जब अर्थव्यवस्था में नकदी का इस्तेमाल कम किया जाएगा, डिजिटल लेन देन होगा, कोई फोन पे से पेमेंट करेगा, कोई कार्ड से करेगा, कोई अलग तरीके से करेगा, तो डिजिटल पेमेंट होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स पे करेंगे, तो लोगों के टैक्स देने का आधार भी बढ़ेगा। और चौथा है जीडीपी की विकास दर में वृद्धि होना। यही आपका उत्तर है, क्योंकि सीधे सीधे जीडीपी की दर में इसमें वृद्धि नहीं होगी, यानी कि विमुद्रीकरण का उद्देश्य डायरेक्ट जीडीपी में वृद्धि करना नहीं था, बल्कि विमुद्रीकरण इसलिए किया गया क्योंकि ये जो तीन बातें हैं ये विमुद्रीकरण के लाभ में शामिल दिखाई देती हैं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, रेपो रेट विचारणीय होता है। आपसे पूछा गया है कि रेपो रेट का संबंध इनमें से किससे है। ठीक है, रेपो रेट, इसको रीपो भी पढ़ते हैं, रीपो या रेपो रेट। पहले ऑप्शन देख लेते हैं, फिर इसकी व्याख्या हम करेंगे। रेपो रेट विचारणीय होता है ए मौद्रिक नीति के अंतर्गत, बी राजकोषीय नीति के अंतर्गत, सी श्रम नीति के अंतर्गत और डी जनसंख्या नीति के अंतर्गत। तो राइट आंसर है ए मौद्रिक नीति के अंतर्गत। अब इसकी व्याख्या हम लोग करते हैं। देखिए, मौद्रिक नीति की जो व्यवस्था है वो कौन संभालता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत की मौद्रिक नीति का संचालन करते हैं। और मौद्रिक नीति में आरबीआई बैंकों की ब्याज दर, जो आरबीआई और बैंकों के बीच में ब्याज दरों का जो व्यवहार होता है उसको परिवर्तित करता है। यानी कि आरबीआई जब ब्याज दरों में परिवर्तन करके अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को घटाता और बढ़ाता है, तो आरबीआई के इस कार्य को मौद्रिक नीति कहा जाता है। इन्हीं जो ब्याज दरें हैं, इन्हीं ब्याज दरों में से एक का नाम है रेपो रेट। रेट मतलब दर, और रेपो रेट या रेपो दर ब्याज की वह दर होती है जिस पर आरबीआई जो है वो बैंक को, जितने भी बैंक हैं उनको क्या करता है, लॉन्ग टर्म जो है, लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड कराता है, लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड कराता है। यानी कि रेपो दर ब्याज की वह दर होती है जिस ब्याज पर आरबीआई बैंकों को लंबे यानी कि दीर्घ काल के लिए कर्ज देता है। ऐसे ये रेपो रेट है, बैंक रेट नहीं है। यानी कि जब आरबीआई बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए कर्ज देता है, शॉर्ट यानी कि अल्प समय के लिए, आरबीआई बैंकों को दो प्रकार से लोन देता है ना, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, यानी कि कम समय के लिए या लंबे समय के लिए। ठीक है, तो जब आरबीआई बैंकों को कम अवधि के लिए या लघु अवधि के लिए, सीमित अवधि के लिए लोन देता है, उस समय आरबीआई बैंकों से जो ब्याज लेता है उसे रेपो रेट कहते हैं। तो रेपो रेट किसका भाग है, मौद्रिक नीति का भाग है, और यह मौद्रिक नीति आरबीआई द्वारा स्थापित की जाती है। आरबीआई इस मौद्रिक नीति का संचालन करता है, और इस रेपो रेट का भारतीय मौद्रिक नीति में इतना गहरा संबंध है कि जब आरबीआई रेपो रेट में कमी कर देता है, जब आरबीआई रेपो रेट में कमी कर देता है या रेपो रेट में वृद्धि कर देता है, तो बाजार में, अर्थव्यवस्था में इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। आरबीआई अगर रेपो रेट कम कर देता है तो बाजार में मनी का जो फ्लो है, मनी फ्लो का मतलब है कि बाजार में मुद्रा का प्रवाह है, जब रेपो रेट कम कर दी जाएगी तो बाजार में मनी फ्लो बढ़ जाएगा। यानी कि जब आरबीआई इस ब्याज दर में कमी कर देता है, मान लीजिए रेपो रेट अगर 5% है और आरबीआई ने इसको घटा करके 3% कर दिया, तो अब बैंकों के लिए आरबीआई से कर्ज लेना सस्ता हो जाएगा, और बैंक आरबीआई से सस्ता कर्ज लेकर के जनता को सस्ता कर्ज देंगे, जिससे बाजार में मुद्रा का फ्लो बढ़ जाएगा। तो रेपो रेट के घटने से बाजार में मुद्रा का फ्लो बढ़ रहा है। ऐसा आरबीआई तब करता है जब मंदी आई होती है, तो मंदी को दूर करने के लिए
आरबीआई रेपो रेट में कमी करता है। इसको बोलते हैं आरबीआई की उदार नीति, विस्तारवादी नीति। दूसरा होता है जब आरबीआई रेपो दर में वृद्धि कर दे। अगर आरबीआई 3% से बढ़ा करके 5% कर देगा रेपो रेट, तो बैंकों को आरबीआई से महंगा कर्ज मिलेगा और बैंक भी जनता को महंगा कर्ज देंगे। इससे बाजार से मुद्रा का जो फ्लो है वो धीमा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में मनी फ्लो क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। और आरबीआई जब मंदी होती है तो रेपो रेट में कमी करता है और जब स्फीति होती है तो रेपो रेट में वृद्धि करता है। कुल मिलाकर के आरबीआई रेपो रेट को घटाकर और बढ़ाकर बाजार से नकदी का प्रवाह घटाता और बढ़ाता है। तो रेपो रेट क्या है? रेपो रेट ब्याज की वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को अल्पकालीन कर्ज देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, परिमाणात्मक साख नियंत्रण विधि इनमें से कौन, परिमाणात्मक साख नियंत्रण की विधि इनमें से कौन सी नहीं है? देखिए, आरबीआई जो मौद्रिक नीति बनाता है उसके दो प्रकार होते हैं। ठीक है, आरबीआई की मौद्रिक नीति के दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं परिमाणात्मक, परिमाणात्मक को और क्या कहते हैं? परिमाणात्मक को मात्रात्मक भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको क्वांटिटेटिव भी कहते हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव भी कहते हैं। और दूसरा क्या होता है? गुणात्मक। दूसरा गुणात्मक होता है और गुणात्मक को क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव। ठीक है, क्वालिटेटिव बोलते हैं। तो आपसे जो प्रश्न पूछा है वो क्वांटिटेटिव से पूछा है कि इनमें से कौन सा एक क्वांटिटेटिव साख नियंत्रण नहीं है, यानी कि कौन सा एक ऐसा है जो इनमें से गुणात्मक है, बाकी तीन परिमाणात्मक है। तो परिमाणात्मक और गुणात्मक के बीच का अंतर समझिए। जैसे जब आरबीआई अपने ब्याज को बदलता है, रेपो रेट या बैंक रेट को घटाता और बढ़ाता है, और इससे सीधे बाजार में मुद्रा की मात्रा घट और बढ़ जाती है। यानी कि जब आरबीआई अपनी ब्याज दरों में परिवर्तन करता है तो उसे मात्रात्मक परिवर्तन या परिमाणात्मक परिवर्तन कहते हैं। उसमें क्या क्या आता है? बैंक दर आता है, परिवर्तनशील कोष आते हैं। परिवर्तनशील कोष क्या होते हैं? परिवर्तनशील कोष को हम बोलते हैं CRR और SLR, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो और स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो। कि CRR आरबीआई द्वारा, CRR बैंक द्वारा आरबीआई के पास रखा गया कैश अमाउंट है और SLR बैंकों द्वारा स्वयं अपने पास रखा गया रिजर्व होता है। तो ये भी क्या है? परिमाणात्मक साख के अंतर्गत आते हैं। खुले बाजार की कार्रवाई को क्या बोलते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO। ये भी आरबीआई की परिमाणात्मक या क्वांटिटेटिव जो साख नियंत्रण है उसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन चौथा ऑप्शन जो है साख की राशनिंग, यह है गुणात्मक में आता है, न कि परिमाणात्मक में। तो आपका आंसर होगा साख की राशनिंग। साख की राशनिंग क्या होती है? इसके अंतर्गत आरबीआई अपने ब्याज में कोई परिवर्तन नहीं करता, बल्कि इसके लिए आरबीआई ये डिसाइड करता है कि किस क्षेत्र में कितना लोन दिया जाएगा। जैसे कृषि क्षेत्र में कितने % लोन दिया जाएगा, जैसे उद्योगों के लिए कितना दिया जाएगा। जो विभिन्न क्षेत्रों में लोन देने की परसेंटेज डिसाइड कर दी जाती है या राशनिंग कर दी जाती है, अलग अलग क्षेत्र के लिए लोन की ब्याज अलग अलग निर्धारित कर दी जाती है, तो इसे साख की राशनिंग कहते हैं। और इसके द्वारा आरबीआई जब बाजार में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करता है तो इसे साख नियंत्रण की गुणात्मक विधि कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है? पूछा गया है इन चार में सरकार का सलाहकार कौन है जो सरकार को वित्तीय मामलों में जानकारी देता है? ए नाबार्ड, बी एसबीआई, सी आरबीआई, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है आपका सी आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये भारत सरकार का वित्तीय मामलों में सलाहकार या अवकर्ता भी है। नाबार्ड क्या करता है? नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि या अन्य गतिविधियों के लिए ऋण प्रदान करने वाली बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को रिफाइनेंस करता है, उन्हें वित्त की सुविधा उपलब्ध कराता है। एसबीआई भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। अगला प्रश्न,
प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना 1920 में हुई थी। यह कहाँ स्थित था? तो भूमि विकास बैंक को और क्या कहा जाता है? भूमि विकास बैंक का दूसरा नाम है भूमि बंधक बैंक। ये क्या करते हैं? ये कृषि कार्य के लिए दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराते हैं और इसके लिए यह किसानों की जमीनों को गिरवी रखते हैं और उन पर किसानों को दीर्घकाल के लिए ऋण प्रदान करते हैं। और इसकी स्थापना भारत में बहुत पहले हो चुकी थी। जब भारत आजाद नहीं था तभी 1920 में भूमि विकास बैंक की पहली भूमि विकास बैंक स्थापित हो चुकी थी। तो ये कहां हुई थी ये पूछा जा रहा है। ए मेरठ में, बी झांग में, सी मुंगेर में और डी ठाणे में। तो यहां पर सबसे पहले 1920 में जो भूमि विकास बैंक स्थापित हुई झांग में हुई थी। और झांग कहां था? तत्कालीन पंजाब में। तो पंजाब के झांग प्रांत में जिले में ये भारत का पहला भूमि विकास बैंक स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन स्वयं सहायता समूह या सेल्फ हेल्प ग्रुप के बैंक लिंकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं करता? मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको जो स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंक कार्यक्रम है उसके बारे में बताया था। तो इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो बैंक लिंकेज कार्यक्रम को संचालित नहीं करता? बाकी सारी संस्थाएं बैंक लिंकेज कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। ए नाबार्ड, बी व्यापारिक बैंक, सी आरआरबी और डी सहकारिता बैंक। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए, जो बैंक लिंकेज कार्यक्रम है इसमें जो स्वयं सहायता समूह है उन्हें बैंक से जोड़ दिया गया है ताकि ये बैंक स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत होने वाले कार्यों की फंडिंग कर सके, उन्हें लोन उपलब्ध करा सके। तो इनमें से कौन सी एक संस्थाएं हैं, संस्था है जो इस कार्यक्रम से नहीं जुड़ी है? तो अंडरस्टूड है, ए होगा नाबार्ड, क्योंकि नाबार्ड जो है वो बैंक लिंकेज कार्यक्रम में लोन प्रोवाइड नहीं कराता। बाकी तीनों संस्थाएं इसके अंतर्गत लोन प्रोवाइड कराती हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम में जो स्वयं सहायता समूह के सदस्य हैं उनको बैंकों से लोन दिया जाता है। प्रतिछाया बैंक क्या है? प्रतिछाया मतलब शैडो। शैडो बैंकिंग किसे कहते हैं? क्वेश्चन पूछा गया है। ए बैंक के कार्य को बैंक द्वारा आउटसोर्स करना, बी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना, सी घरेलू बैंकों की विदेशों में गतिविधियां, डी विदेशी बैंक द्वारा दूसरे देश के अंदर बैंकिंग क्रियाएं एवं अन्य गतिविधियां करना। राइट आंसर इज बी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करने की को ही प्रतिछाया या शैडो बैंक कहा जाता है। ये यूपीपीसीएस का प्रश्न है। तो ये क्या होते हैं? इनको हम बोलते हैं एनबीएफसी। एनबीएफसी क्या है? एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है या गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है, क्योंकि ये बैंक नहीं होते। ये जो एनबीएफसी होते हैं ये बैंक नहीं होते, लेकिन बैंक वाले सारे काम करते हैं। तो इसीलिए इनको छाया बैंक या शैडो बैंक कहा जाता है। जैसे बजाज फाइनेंस, जैसे रिलायंस फाइनेंस, जैसे मुथूट फाइनेंस, ये वो वित्तीय संस्थान है जो बैंक नहीं है लेकिन बैंक की तरह आपको लोन प्रोवाइड कराते हैं और इनके माध्यम से आज बाजार में जो आर्थिक गतिविधियां हैं बहुत तेज हो गई हैं। तो इसलिए, और इनके पास बैंक का लाइसेंस नहीं होता, क्योंकि ये जितने भी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान या एनबीएफसी हैं इनकी स्थापना कंपनी एक्ट के तहत होती है, ना कि बैंकिंग लाइसेंस से। कंपनी एक्ट ऐसे कानून होते हैं जिनके आधार पर किसी कंपनी की स्थापना होती है और उनका संचालन होता है, चाहे ये कंपनी प्राइवेट हो या सार्वजनिक क्षेत्र की हो। तो एनबीएफसी ऐसे वित्तीय संस्थान या कंपनी होते हैं जिनका संचालन कंपनी एक्ट के तहत होता है, जबकि बैंक ऐसे वित्तीय संस्थान होते हैं जिनका संचालन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत होता है। तो इनमें ये जो मूलभूत अंतर है, इसी से हम जो एनबीएफसी हैं और जो बैंक हैं इनके बीच में अंतर स्थापित कर पाते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। आगे, एटीएम से क्या तात्पर्य है, यानी कि एटीएम का पूरा नाम क्या है? वही एटीएम जिसे आप रात दिन अपनी पॉकेट में रख के घूमते हैं, उसका पूरा नाम पूछा है। ए ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मशीन, बी ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन, सी ऑटोमेटिक टेलर मशीन, डी एडवांस ट्रांजैक्शन मशीन। तो राइट आंसर इज सी ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, और ऐसे एटीएम जो किसी प्राइवेट संस्था द्वारा या एनबीएफसी द्वारा संचालित
संचालित होते हैं उन्हें व्हाइट लेबल एटीएम भी कहते हैं। और एटीएम एक डेबिट कार्ड है। दो प्रकार के कार्ड होते हैं, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। तो एटीएम क्या है? एटीएम एक डेबिट कार्ड है और डेबिट कार्ड वो होते हैं जिनसे खरीदारी करने पर आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। इसी प्रकार का ये कार्ड होता है एटीएम। पूरा नाम सी, ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक संस्था ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष के अर्थ प्रबंधन को संचालित करती है? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, क्या कहेंगे इसको? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, RIDF, कभी कभी शॉर्ट में भी पूछ लिया जाता है। तो ग्रामीण अवस्थापना विकास निधि के अर्थ प्रबंधन, अर्थ का मतलब है वित्त या धन का प्रबंधन कौन करता है? पैसा कहां से आता है? A RBI, B नाबार्ड, C वित्त मंत्रालय, D ग्रामीण विकास मंत्रालय। राइट आंसर इज B नाबार्ड। क्या होता है ये RIDF? इसके बारे में सुनिए। देखिए, सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की मूलभूत संरचना के विकास के लिए RIDF की एक स्थापना की है। और वास्तव में इसकी फंडिंग कहां से होती है? तो इसकी फंडिंग का जो कंट्रोल है वो नाबार्ड करता है। यानी कि इस RIDF के लिए पैसा कहां से आएगा, इसका हिसाब किताब नाबार्ड करता है। और इस पैसे को कहां खर्च किया जाता है? ग्रामीण क्षेत्र जो गांव होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र की संरचना के विकास में। संरचना का विकास कैसे होता है? जैसे गांव में सड़कें बनाना, स्कूल बनाना, जल का प्रबंध करना, ये सारी सिंचाई का प्रबंध करना, इन सारी चीजों में इस फंड से पैसे खर्च किए जाते हैं। और इस फंड का प्रबंधन जो है वो नाबार्ड करता है। दो प्रश्न आते हैं, प्रबंधन कौन करता है? नाबार्ड करता है। दूसरा प्रश्न बनता है कि RIDF के लिए फंड आता कहां से है? तो ध्यान रखिएगा, मुख्य रूप से ऐसे व्यापारिक बैंक जो RBI द्वारा निर्धारित शर्त के अनुसार लोन नहीं देते, वे इस फंड के लिए पैसे इकट्ठा करते हैं। जैसे RBI ने ये नियम बना रखा है कि जितने भी व्यापारिक बैंक हैं वे अपने कुल ऋणों का कम से कम 40% भाग प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को देंगे। और प्राथमिकता वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं जैसे कृषि, जैसे ग्रामीण क्षेत्र का विकास, जैसे शिक्षा, जैसे आवास। यानी कि देश में जो कुल ऋण दिए जा रहे हैं बैंकों के द्वारा, उन ऋणों का कम से कम 40% भाग इन प्राथमिकता वाले, प्रायोरिटी वाले सेक्टर को दिया जाना अनिवार्य है। ऐसा नियम RBI एक्ट में बना हुआ है, व्यापारिक बैंक अधिनियम के माध्यम से। तो लेकिन सारे व्यापारिक बैंक इस शर्त का पालन नहीं करते। जैसे मान लीजिए किसी बैंक ने अगर, और ये किसकी बात हो रही है? सार्वजनिक बैंक की बात हो रही है, ये व्यापारिक बैंक की बात हो रही है। चाहे वे व्यापारिक बैंक सरकारी हो या प्राइवेट हो, तो सभी सार्वजनिक एवं प्राइवेट बैंक अपने कुल देय ऋण का कम से कम 40% भाग प्रायोरिटी वाले सेक्टर को प्रोवाइड कराएंगे। अगर बैंक ऐसा नहीं करते तो वह उनसे पैसा लिया जाएगा और उस पैसे से एक फंड बनाया जाएगा इसका नाम है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, यानी कि RIDF। तो ऐसे बैंक जैसे मान लीजिए अगर SBI है और SBI ने एक साल में 100 रुपए कर्ज दिया, लोगों को एक साल में 100 रुपए का लोन दिया, तो RBI की शर्त के अनुसार कम से कम इसमें से 40 रुपए जो है वो प्राथमिक क्षेत्र को होने चाहिए। लेकिन अगर RBI ने केवल 30% ही दिया है तो बचा हुआ 10% बैंक को, SBI को इस फंड में जमा करना पड़ेगा और इस 10% का इस्तेमाल ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए किया जाएगा। तो RIDF फंड के लिए फंड का इंतजाम, यानी कि पैसे का जो प्रबंधन है, जो फंडिंग है, वो व्यापारिक बैंक द्वारा किया जाता है, लेकिन इसका जो मैनेजमेंट है वो नाबार्ड द्वारा किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा B नाबार्ड। RBI के बारे में आप जानते ही हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पूरे बैंकों को कंट्रोल करने वाला बैंक। वित्त मंत्रालय भारत सरकार की ही एक मंत्रालय है जो पूरे बजट का सिस्टम देखती है। और ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है ये ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का संचालन करता है। ठीक है, अगला प्रश्न, बैंकों के लिए वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च है, किंतु RBI का वित्तीय वर्ष क्या है? मैंने आपको बताया था वीडियो में कि बैंकों का वित्तीय वर्ष
1 अप्रैल से 31 मार्च है, लेकिन आरबीआई का वित्तीय वर्ष कुछ और है। ऑप्शन ए जनवरी दिसंबर, ऑप्शन बी अप्रैल मार्च, ऑप्शन सी अक्टूबर सितंबर, ऑप्शन डी जुलाई जून। राइट आंसर है जुलाई जून। 1 जुलाई से 30 जून इसके बीच में आरबीआई के हिसाब किताब होते हैं, इसलिए यह जुलाई से जून यह आरबीआई का वित्त वर्ष है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है? अभी मैंने आपको बताया कि आरबीआई मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है, तो मौद्रिक नीति का निर्धारण में आरबीआई क्या करता है? अर्थव्यवस्था में, बाजार में मुद्रा की तरलता या मुद्रा की या नकदी की मात्रा को घटाता और बढ़ाता है, जिससे अर्थव्यवस्था बैलेंस होती है। तो पूछा है कि आरबीआई ऐसा क्यों करता है, तो उनमें एक पॉइंट ऐसा है जो इस उद्देश्य में नहीं है, बाकी 3 पॉइंट ऐसा है जो मौद्रिक नीति के उद्देश्य में सही है। तो जो सही नहीं है वो आपको चुनना है। ए मूल्य स्थिरता, बिल्कुल, जब मूल्य स्थिरता रहेगी तभी तो अर्थव्यवस्था बैलेंस रहेगी। मूल्य स्थिरता का मतलब है कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को रोकना, तो कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को रोकने के लिए ही आरबीआई मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है, तो यह उद्देश्य है। दूसरा, आर्थिक स्थायित्व, तो बिल्कुल है। आर्थिक स्थायित्व का मतलब होता है अर्थव्यवस्था में तेज उठापटक या जो उतार चढ़ाव है वो ना आए, जिससे कि व्यापारी और उद्योगपति अच्छे से अपना काम कर सके, तो यह भी उद्देश्य है मौद्रिक नीति का। आय एवं परिसंपत्तियों का समान वितरण हो सके। आय एवं संपत्तियों का समान वितरण का मतलब है जिसके पास ज्यादा है उससे लेकर के जिसके पास नहीं है उसको दिया जाए, ये उद्देश्य नहीं है मौद्रिक नीति का। इसलिए आपका सही उत्तर यही है, क्योंकि ये जो है मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है। चौथा भी मौद्रिक नीति का उद्देश्य है, विदेशी विनिमय दर को स्थिर करना। विदेशी विनिमय दर क्या होती है? जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डॉलर और रुपए के बीच का अनुपात, यह भारत की विदेशी विनिमय दर कहलाएगी। अगर $1 का मूल्य 80 रुपए है तो भारत की विनिमय दर क्या हो जाएगी? 80 रुपए मानी जाएगी। ठीक है, भारत की विनिमय दर 80 रुपए मानी जाएगी। अगर भारत की विनिमय दर 90 रुपए हो जाए या और ज्यादा बढ़ जाए तो इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा, और इसको कंट्रोल करने के लिए भी आरबीआई मौद्रिक नीति का निर्धारण करती है। तो आरबीआई विदेशी विनिमय दर को भी ध्यान में रखता है। तो ये 3 जो हैं आरबीआई की विदेशी नीति के मौद्रिक नीति के उद्देश्य हैं, जबकि तीसरा जो है ये मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न, बैंक दर से अभिप्राय उस ब्याज दर से है जो पूछा गया है। बैंक दर क्या है? क्या है बैंक दर? जो बैंकों द्वारा जमाकर्ताओं को दी जाती है, जो बैंकों द्वारा ऋण लेने वालों से ली जाती है, जो अंतर बैंकिंग ऋणों पर ली जाती है, या डी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों को दिया जाने वाला ऋणों पर ली जाती है। राइट आंसर है डी, यानी कि बैंक दर ब्याज की वह दर है जो आरबीआई व्यापारिक बैंकों को जब कर्ज देता है उन कर्जों पर जो ब्याज लेता है उसे बैंक दर कहते हैं। इसको समझ लीजिए, इसको इसलिए समझ लीजिए क्योंकि ये बार बार आ रहा है। जब आरबीआई बैंकों को ब्याज देता है, जब आरबीआई बैंकों को लोन देता है तो उस पर 2 तरह के ब्याज लेता है। आरबीआई बैंकों से जो 2 तरह के ब्याज लेता है उनमें से एक को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं रिपो रेट, जिसके बारे में पीछे हम लोग बात कर चुके हैं। एक को बोलते हैं रिपो रेट और दूसरे को बोलते हैं बैंक रेट। ठीक है, अंतर क्या है दोनों में? समानता क्या है? समानता ये है कि ये दोनों ही ब्याज की वे दरें हैं जिन पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है। अंतर इतना है कि रिपो दर जो है ये अल्पकालीन ऋणों पर ली जाती है, यानी कि शॉर्ट टाइम लोन पर लिया जाता है, और ये लॉन्ग टाइम यानी कि दीर्घकालीन। जब आरबीआई बैंकों को अल्प समय के लिए, कम अवधि के लिए कर्ज देता है उस पर जो ब्याज लेता है उसे रेपो रेट कहते हैं। जब आरबीआई बैंकों को लंबे समय के लिए कर्ज देता है उस पर जो ब्याज लेता है उसे बैंक रेट कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत में दाशमिक मुद्रा प्रणाली कब शुरू की गई? दाशमिक को दशमलव भी कह सकते हैं। ठीक है, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली, मुद्रा में दशमलव का प्रयोग कब शुरू किया गया? दशमलव का मतलब होता है 1 से लेके 10 तक के अंकों का प्रयोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जब 1 से लेके 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है तो इसे दशमलव प्रणाली कहते हैं। और इस दशमलव प्रणाली का प्रयोग भारत में
मुद्रा में कब किया, यह प्रश्न पूछा गया है। ए वर्ष 1951 में, बी वर्ष 1955 में, सी वर्ष 1957 में, डी वर्ष 1960 में। राइट आंसर इज सी वर्ष 1957 में। कैसे किया गया? 1957 से पहले भारत में रुपए में आना प्रणाली हुआ करती थी, जैसे 8 आना 4 आना इस तरह से होती थी, लेकिन 1957 में ही 1 रुपए को समान 100 पैसे में बांटा गया, तो इसे 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे इस तरह से बांटा गया, जिसे दशमलव प्रणाली कहा गया, जो 1957 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई थी? इस प्रश्न पर हम पीछे काफी चर्चा कर चुके हैं, तो राइट आंसर एकदम आपके सामने आ जाएगा कि भारत में क्षेत्रीय बैंकों की स्थापना कब हुई थी? बी 1975 में। और यह इसलिए हुई थी कि ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं उनको आसानी से स्थानीय स्तर पर ही लोन उपलब्ध हो जाए, तो 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण कौन करता है? मुद्रा एवं साख के नियंत्रण से मतलब है कि मुद्रा का पूरा कंट्रोल, मुद्रा की छपाई से लेके मुद्रा के प्रचलन का नियंत्रण, और साख का मतलब है फ्लो, यानी कि बाजार में कितनी मुद्रा होनी चाहिए, इसका निर्धारण कौन करता है या इसका नियंत्रण कौन करता है? तो ये दोनों काम करने वाली संस्था कौन सी है? ऑप्शन ए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी भारतीय स्टेट बैंक। राइट आंसर इज ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि आरबीआई ही भारत में मुद्रा और साख का नियंत्रण करता है। ये जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है यह भारत का एक व्यापारिक बैंक है सार्वजनिक क्षेत्र का। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यह भी एक व्यापारिक बैंक है, और एसबीआई भी भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारी के घटकों में निम्न में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? यानी कि बैंकों की जो देनदारियां हैं, देनदारियां मतलब बैंक जो पैसे देती है या निकालती है या खर्च करती है, उनमें सबसे बड़ी देनदारी बैंक की कौन सी है? सावधि जमा राशि, ऑप्शन ए सावधि जमा राशि, ऑप्शन बी मांग जमा धनराशि, ऑप्शन सी अंतर बैंक देनदारियां, ऑप्शन डी अन्य उधारियां। सावधि को क्या बोलते हैं? ये फिक्स डिपॉजिट होते हैं, जिसे आप एफडी कहते हैं। आपका राइट आंसर यही है, यानी कि भारत में जो बैंकों की सबसे ज्यादा देनदारियां हैं, जिससे पैसे बाहर जाते हैं बैंक से, वो एफडी है। एफडी यानी कि हम लोग ज्यादा करते हैं और उसके रूप में बैंकों को पैसे देने पड़ते हैं। हम अपना पैसा जमा करते हैं और एक निश्चित समय बाद जब वापस लेते हैं, तो यह सबसे बड़ी देनदारी हो जाती है बैंक की। मांग जमा धनराशि क्या होती है? जनता द्वारा बैंकों से जब अपना ही पैसा निकाला जाता है, यानी कि जब बैंकें जनता को लोन देती हैं और उसके रूप में बैंकों से जो पैसा बाहर जाता है, उसे मांग जमा राशि कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अंतर बैंकिंग देनदारियां क्या हैं? अंतर बैंकिंग देनदारियां जब बैंक आपस में लेन देन करती हैं और उसके लिए जिस ब्याज का इस्तेमाल करती हैं, उसे अंतर बैंक देनदारियां कहते हैं। अन्य उधारियों में सब आ जाता है, चाहे आप पर्सनल लोन लो या किसी के लिए लोन लो। तो सबसे ज्यादा बड़ी देनदारी जो बैंकों की है वो फिक्स डिपॉजिट के रूप में है। लास्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादन पर संपत्तियों का क्या अर्थ है? गैर निष्पादन मतलब नॉन परफॉर्मिंग। ठीक है, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि एनपीए क्या है? ए बैंक जमा जिनका नहीं किया जाता, बी पूंजी पर संपत्तियां जो प्रयोग में नहीं होती, सी ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती, डी कम ब्याज वाले ऋण। तो सी ऑप्शन सही है। ऐसे ऋण जिन पर ब्याज और मुख्य रकम की वसूली नहीं होती उन्हें एनपीए कहते हैं। जैसे बैंक ने किसी को लोन दिया और उस लोन पर हर महीने बैंक को ईएमआई प्राप्त होती है। ईएमआई क्या होती है? ईएमआई
इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, समान मासिक किस्त। लेकिन अगर किसी की ईएमआई 90 दिन तक जमा ना की जाए, 90 दिन का मतलब क्या है, 3 महीने। अगर आपने बैंक से लोन लिया है और उसे आप लगातार 90 दिन तक जमा नहीं कर पाते, आपकी महीने की किस्त जो है 90 दिन के बाद भी जमा नहीं हो पाई है, तो बैंकों ने ये जो संपत्ति आपको दी है, जो लोन आपको दिया है, वह क्या हो गई, एनपीए हो गई। बैंकों का यह पैसा जो आपको लोन दिया और आप चुका नहीं पा रहे हैं, वह बैंकों का एनपीए माना जाएगा। एनपीए का मतलब ऐसा ऋण जो बैंकों ने आपको दिया है, उसकी ब्याज और जो मुख्य रकम है उसकी वसूली नहीं हो पा रही है, ऐसे फंसे हुए कर्ज को एनपीए कहा जाता है। तो ये थी आपकी प्रैक्टिस सेट 5, और इसको बढ़िया से पढ़िएगा, इसकी व्याख्या को बार बार सुनिएगा और बताइएगा कि इसकी व्याख्या से आपको कितना फायदा हुआ, और इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के बाद अन्य दूसरे कितने प्रश्नों के उत्तर आपको मिले हैं। थैंक यू।